अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं वायरशार्क के बारे में। वायरशार्क को पैकेट एनालाइजेशन के लिए, नेटवर्क एनालाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। वायरशार्क एक फ्रीली अवेलेबल यूटिलिटी है, काली लाइनक्स में प्री इंस्टॉल्ड आता है और ये एज़ वेल विंडोज़ में भी हमारे पास हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम सिंपली वायरशार्क सर्च करेंगे। यहाँ पे वायरशार्क के साथ आपको गो डीप लिखा नज़र आ रहा होगा। वायरशार्क डीप से डीप पैकेट एनालाइजेशन कर सकता है और किस तरह से करता है हम इसे आगे देखेंगे। यहाँ पे सिंपली डाउनलोड का बटन है, आप यहाँ से वायरशार्क को डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ x64 इंस्टॉलर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपने जस्ट इसकी फ़ाइल को एग्जीक्यूट करना है और नेक्स्ट करते जाना है। फिर आप यहाँ पे टाइप करेंगे वायरशार्क। वायरशार्क को हमेशा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास वायरशार्क का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो वायरशार्क में हमें देखनी है वो है हमारे नेटवर्क अडॉप्टर्स। यहाँ पे हमारे डिफरेंट नेटवर्क अडॉप्टर्स हमें नज़र आएंगे। नेटवर्क अडॉप्टर्स को अगर हम थोड़ा और गौर से देखें तो हम इनको डिवाइस मैनेजर में देख सकते हैं। हमारे जितने अडॉप्टर्स हमें किसी भी टाइप के नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं वो हमारे नेटवर्क अडॉप्टर्स कहलाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे नेटवर्क अडॉप्टर्स लिस्टेड होते हैं। ये तो तमाम वो अडॉप्टर्स हैं। कोई अडॉप्टर हमें सिम का नेटवर्क यूज़ करने के काबिल बनाता है, जैसे यहाँ पे LTE मॉडेम है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे LTE का अडॉप्टर है। इसी तरह हमारे पास ब्लूटूथ अडॉप्टर है, हमारे पास वायरलेस अडॉप्टर है, हमारे पास ईथरनेट कनेक्शन है, वर्चुअल बॉक्स का होस्ट ओनली अडॉप्टर है। इसी तरह डिफरेंट अडॉप्टर्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। तो ये सारे अडॉप्टर हमारे पास वायरशार्क में यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास वायरशार्क के अंदर जितने अडॉप्टर्स लिस्टेड हैं, वायरशार्क सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे अडॉप्टर्स जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं उनके ऊपर कैप्चरिंग नहीं करता है। उसके अलावा दूसरे इंटरफेस से भी कैप्चरिंग कर सकता है, जैसे कि वायरशार्क USB के पैकेट्स जो हैं उनको भी रिसीव कर सकता है। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग वाईफाई। यहाँ पे मेरे पास वाईफाई का इंटरफेस आ रहा है। जंप करते हैं हमारी इस टूल बार पे। यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं कैप्चरिंग को, स्टॉप कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। हम कैप्चरिंग की सेटिंग्स कर सकते हैं कि हमें किस तरह की कैप्चरिंग करनी है। यहाँ पे कैप्चर ऑप्शन पे हम अपनी जो सेटिंग है उसको सेट कर सकते हैं। हम किसी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी अगर हमने कुछ कैप्चर किया हुआ है तो हम उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम कैप्चर फाइल को सेव कर सकते हैं, हम डिस्कार्ड कर सकते हैं किसी भी कैप्चर फाइल को, रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम जो है अगर कोई स्पेसिफिक पैकेट को फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हैं। अब फाइल मेन्यू में अगर हम चलते हैं तो फाइल मेन्यू में यहाँ पे हमारे पास ओपन रीसेंट, ठीक है, इंपोर्ट, हेक्स डम्प्स, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनको हम साथ साथ आगे देखते जाएंगे। फिर एडिट में हम आते हैं। इसी तरह से एडिट मेन्यू में हम जो है यहाँ पे कोई पैकेट ढूंढना चाह रहे हैं, बिल्कुल एक टेक्स्ट एडिटर की तरह। जिस तरह टेक्स्ट एडिटर में फ़ीचर्स होते हैं कि हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, उसी तरह से ये पैकेट से रिलेटेड एडिट सेक्शन आ जाता है हमारा। व्यू सेक्शन हमारा टूल से रिलेटेड है कि वायरशार्क के ऊपर हमें कौन कौन से इंटरफेसेस चाहिए। वायरशार्क को हम फुल स्क्रीन में यूज़ करना चाह रहे हैं, नेम रेजोल्यूशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम जूम इन जूम आउट करना चाह रहे हैं हमारे इंटरफेस के ऊपर। बाकी के ये जो हमारे टैब्स हैं हम इनको साथ साथ देखते जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास स्टार्ट कैप्चरिंग का ऑप्शन आ जाता है, तो हम कैप्चर हमारा स्टार्ट हो जाता है। याद रहे जब भी हम कैप्चरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास हमारा जो इंटरफेस कनेक्टेड है वो सिलेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ हम किसी और इंटरफेस पे सिलेक्शन कर देंगे तो हमारे पास कैप्चरिंग नहीं होगी।
जैसे कि राइट नाउ आई एम यूजिंग वाईफाई, तो वाईफाई के ऊपर यहाँ पे देखिए आपको एक ईसीजी चलती मालूम होगी ना, ईसीजी जैसी। तो यहाँ पे हमने वाईफाई अडॉप्टर को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे हम कैप्चरिंग को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैप्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हम अगर कुछ इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं जैसे google.com, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं HTTP लॉगिन। HTTP स्ट्रीम के बारे में बेसिकली ये ख्याल किया जाता है कि HTTP स्ट्रीम जो है ये इनसिक्योर है, और HTTP स्ट्रीम के ऊपर कैप्चर जितनी ट्रैफिक कैप्चर होती है उसमें हमारे पास अनएनक्रिप्टेड कंटेंट जो है वो स्ट्रीम में कैप्चर होता है। जैसे मैं यहाँ पे यूज़र नेम दे रहा हूँ और एक पासवर्ड दे देता हूँ, तो पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा जो फॉर्म है ये सबमिट होता है। फॉर्म सबमिशन के दो मेथड हैं, यानी कि फॉर्म जब सबमिट होता है तो ये डाटा आगे मूव होता है सर्वर की जानिब। अगर ये डाटा करेक्ट हो तो हम लॉगिन हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करेक्ट डाटा एंटर करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। किसी भी वेब पेज का हम सोर्स व्यू कर सकते हैं। तो सोर्स व्यू करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है व्यू पेज सोर्स का। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्म के सेक्शन को देखें तो हमें पता चलेगा यहाँ पे फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा होगा। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं फॉर्म को। तो ये हमारा फॉर्म है जो मेथड यूज़ करता है गेट और पोस्ट का। अच्छा, जहाँ पे भी आपको सम हाउ स्ट्रीम में गेट का वर्ड भी देखने को मिल सकता है, तो जहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट होगा या कोई सर्वर डिटेल गेट करेगा, आपको स्ट्रीम में कहीं ना कहीं गेट या पोस्ट का वर्ड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये होता क्या है कि जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये यूज़र इन्फो डॉट PHP को चला जाता है डाटा, और अगर ये आपकी क्रेडेंशियल्स जो हैं वो एक्यूरेट होंगे, ठीक है, तो जाके कंपेयर होंगे। अगर आपके क्रेडेंशियल्स ओके हैं तो वो आप लॉगिन हो जाएंगे, आपका सेशन बन जाएगा। अगर ओके नहीं है तो आपको एरर रिटर्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ भी पासवर्ड लिखता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो वो हमें एक एरर रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम सिंपली क्या करते हैं कि वायर शार्क पे जो हमारी स्ट्रीम कैप्चर हुई थी हम इसको क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। सो किसी भी जो हमारी कोई भी जो स्ट्रीम है जब वो कैप्चर होती है तो हम सबसे पहली बात करते हैं प्रोटोकॉल के बारे में। अब प्रोटोकॉल्स में होता क्या है, लेट्स सपोज प्रोटोकॉल बेसिकली ना एक रोड, सबसे पहले एक प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होते हैं, दो प्रोटोकॉल सॉरी, जो एक रोड की तरह काम करते हैं, ठीक है, जिस पर सारी ट्रैफिक चल सकती है, ठीक है। इनमें हमारा एक प्रोटोकॉल होता है TCP का और एक हमारा प्रोटोकॉल होता है UDP का। एक प्रोटोकॉल हमारा सिक्योर समझा जाता है, एक को इनसिक्योर समझा जाता है। जो TCP है, यहाँ पे एक ट्रैफिक एनक्रिप्टेड ट्रैफिक जाती है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो ट्रैफिक जाती है वो अनएनक्रिप्टेड होती है। लेकिन UDP को हम अपने लिहाज से सिक्योर कर सकते हैं। जो TCP है ये हमारे पास एक बना बनाया प्रोटोकॉल है, इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होती हैं। तो TCP में जो डाटा है वो एनक्रिप्टेड मूव करता है और UDP में डाटा अनएनक्रिप्टेड मूव करता है। अभी तक के लिए समझने के लिए इतना काफ़ी है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वायर शार्क में हमारे पास जितने प्रोटोकॉल हैं वो अलहदा से लिस्टेड हो जाते हैं। हर प्रोटोकॉल जो है वो कोई ना कोई स्पेसिफिक काम कर रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर्स अप्लाई करने का ऑप्शन है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं HTTP फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ HTTP ट्रैफिक जो है वो फ़िल्टर हो जाती है। जब एक फ़िल्टर हम लगा देते हैं, उस फ़िल्टर को अगर हम इरेज कर दें तो हमारे पास जो ट्रैफिक है वो वही रहती है जो हमने फ़िल्टर अप्लाई किया होता है। अगर हम मुकम्मल तौर पे फ़िल्टर को कैंसिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम उस फ़िल्टर को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन हम फ़िल्टर को अप्लाई करेंगे
तो फ़िल्टर को अप्लाई करते ही यहाँ पे फ़िल्टर रिज़ल्ट जो है ये हमारे सामने आ जाएगा। HTTP ट्रैफिक का HTTP प्रोटोकॉल बेसिकली TCP को यूज़ करता है हमें होस्ट से डेस्टिनेशन या डेस्टिनेशन से होस्ट की तरफ ले जाने के लिए। अब यहाँ पे हमें सोर्स और डेस्टिनेशन दो टैब नज़र आ रही होंगी। अब सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब लेट सपोज मैं गूगल का पेज देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि हम ब्राउज़र पे देखते हैं www.google.com, तो यहाँ पे गूगल के पेज को हम रिक्वेस्ट करते हैं। ब्राउज़र में जितने URL लिखे जाते हैं, अगर हम इस URL को कॉपी करें और पेस्ट करें हम नोटपैड के ऊपर, तो ब्राउज़र में हमने जस्ट google.com लिखा था, लेकिन ब्राउज़र उसके साथ फ्रीली क्या लगा देता है, HTTP या HTTPS, ठीक है, साथ www। ब्राउज़र साथ में एक और चीज़ लगाता है जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कोलन लगा के यहाँ पे 443, ठीक है। 443 बेसिकली HTTPS का पोर्ट है। हर प्रोटोकॉल एक पोर्ट को यूज़ करता है, पोर्ट उसके लिए एक दरवाजे की तरह है। अब हमें ब्राउज़र में कभी भी 443 इसलिए नहीं लिखना पड़ता क्योंकि ब्राउज़र को पता है कि मेरे अंदर जो एड्रेसेस राइट किए जाएंगे वो HTTP एड्रेसेस होंगे। सो यहाँ पे जो जितने एड्रेसेस हम राइट करेंगे वो HTTP एड्रेस होंगे, तो वो खुद से साथ पोर्ट 443 लगा देता है। लेट सपोज मैं यहाँ पे 443 नंबर पोर्ट लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखिए गूगल ओपन हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 443 की जगह 444 पोर्ट नंबर लगा के एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये यहाँ पे हमारे पास लोडिंग होती रहेगी, लेकिन हमारे पास कोई भी वेब पेज जो है वो लोड नहीं होगा, कोई रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आएगा। अब बात कर रहे थे हम डेस्टिनेशन की और सोर्स की। तो बेसिकली जब मैं गूगल को देखना चाहता हूँ, ठीक है, गूगल का पेज रिक्वेस्ट करता हूँ, तो होता क्या है, बेसिकली अब मैं सोर्स हूँ और मेरा डेस्टिनेशन क्या है, google.com। लेट सपोज मैं अपने आईपी के बारे में बात करता हूँ। तो कंप्यूटर पे कोई भी नेटवर्क पे कोई भी मशीन जो है वो अपने आईपी के लिहाज से आइडेंटिफाई की जाती है। आईपी मालूम करने के लिए हम आईपी कॉन्फ़िग लिखते हैं। आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे और अपने कनेक्टेड इंटरफेस, यानी कि अभी मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ तो मैं वायरलेस का IPv4 एड्रेस को यूज़ करूँगा। यहाँ पे वायरलेस का IPv4 एड्रेस है हमारे पास। अब google.com जहाँ पे हमारे पास है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो ये मशीन है, ठीक है, मशीन को उसके एड्रेस से नोटिफाई किया जाएगा कि जो ये मशीन है इसका जो अभी डेस्टिनेशन है वो क्या है, google.com। तो ये रिक्वेस्ट किसको जाएगी, ये एक रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, और ये रिक्वेस्ट होगी, सॉरी, अब यहाँ से ओरिजिनेट होगी एक रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट ओरिजिनेट होगी किस, गूगल के सर्वर को, ठीक है। जब हम ब्राउज़र में google.com लिखेंगे तो इसको आगे एक रिक्वेस्ट चली जाएगी, ठीक है, और ये रिक्वेस्ट जाएगी इसको google.com के सर्वर को। तो google.com के सर्वर को पता चलेगा कि ये वाली जो मशीन है ओवर द नेटवर्क, ये चाह रही है कि मैंने google.com का पेज देखना है, तो वो बदले में हमें google.com का पेज ओपन करके, ठीक है, और क्या करेगा, पेज को हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम इस मशीन का क्या बन जाएंगे, डेस्टिनेशन बन जाएंगे। पहले ये हमारा डेस्टिनेशन थी कि हमें इस तरफ जाना था, अब उसने हमें फुलफ़िल करनी है हमारी रिक्वेस्ट, तो हम उसका डेस्टिनेशन बन जाते हैं। अब बात रहेगी, ईच प्रोटोकॉल एक पोर्ट यूज़ करता है, जैसे HTTP 443 यूज़ करता था। तो पोर्ट्स देखने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, गूगल पे नेविगेट करते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम जब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं पोर्ट्स रेंज,
तो यहाँ पे हमें प्रोटोकॉल पोर्ट्स नज़र आ जाती हैं जो वेल नाउन हमारी पोर्ट्स हैं जो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। जैसे ब्राउज़र को पता है कि उसने HTTP के लिए 443 पोर्ट यूज़ करनी है, इसलिए हम कोई डाउनलोडिंग अपलोडिंग करते हैं तो तब प्रोटोकॉल जो इन्वॉल्व होता है वो FTP इन्वॉल्व होता है। तो हमारे 0 से लेके 1024 तक जो पोर्ट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं। आगे यहाँ पे देखिए तो 65535 ये पोर्ट्स जो हमारी हैं, ठीक है, सॉरी ये वेल नाउन है और यहाँ तक हमारी पोर्ट्स की रेंज है 0 से लेके, ठीक है, 65535 तक हम पोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। सेम एज हमने नेटकैट में जो पोर्ट ओपन करते थे हम उसी को यूज़ करते थे। इसी तरह जो प्रोटोकॉल जिस पोर्ट पे डिफ़ाइन किया गया वो उसी को यूज़ करता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम उसको कस्टम पोर्ट देना चाहें तो हम दे सकते हैं। जैसे मैं HTTP को पोर्ट नंबर दे देता हूँ 6553, ठीक है, तो मुझे फिर ब्राउज़र में हमेशा हर एड्रेस के साथ, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा 6553, ठीक है। तो अब मैं उस प्रोटोकॉल के ऊपर जो है स्ट्रीम कर सकता हूँ, वहाँ तक नेविगेट कर सकता हूँ। लेकिन अभी तक हमने 6553 के ऊपर कोई सर्विस ऑन नहीं की हुई, इसलिए हमें यहाँ पे कोई रिज़ल्ट फाइंड नहीं होगा। तो अगर हम पोर्ट्स रेंज को देखते हैं तो यहाँ पे आप किसी भी वेब पेज से इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो जो हमारी डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स होती हैं वो ऑलरेडी हमारी, जैसे यहाँ पे 0 असाइंड ये सब के साथ जिनके साथ असाइंड आ रहा है ये ऑलरेडी असाइन है। और ये जिन जिन प्रोटोकॉल को जिस जिस पर्पज़ के लिए असाइन की गई हैं ये सारी आपके पास यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब वेल नाउन पोर्ट और रिजर्व्ड पोर्ट्स आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। वेल नाउन पोर्ट्स जो हैं वो पोर्ट्स हैं जो आमतौर पे जानी जाती हैं, और जो रिजर्व्ड हैं यहाँ पे ओवरऑल पोर्ट्स डिफाइन की गई हैं जो किसी भी काम के लिए रिज़र्व की गई हैं। और जो रिज़र्व्ड पोर्ट्स का मतलब ये होता है कि वो अपनी सर्विस जो है वो जस्ट उन पोर्ट्स के ऊपर यूज़ करती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम अगर उस सर्विस को यूज़ करते हैं तो मे बी समहाउ हमें वहाँ पे पोर्ट एंटर करने की ज़रूरत ना पड़े, पोर्ट वहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई होगी, ठीक है। जिस तरह से जो वेल नाउन पोर्ट्स में हमारे पास HTTP की पोर्ट्स है, IMAP की पोर्ट है, SMTP हमारा प्रोटोकॉल है जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, इंटरनेट मैसेजिंग के लिए IMAP यूज़ होता है। इसी तरह POP3 है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ये भी हमें जो है मेल्स सेंड करने के काम आता है। तो जब भी हम कभी मेल सेंड करते हैं तो क्या हम कभी पोर्ट लिखते हैं साथ? हमें कभी भी पोर्ट नहीं लिखनी पड़ती, क्योंकि हमारा मेल सर्वर, जैसे हम Gmail को यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारा वेंडर है जो हमें हेल्प आउट कर रहा है कोई भी मेल सेंड करने में, कोई भी मेल वहाँ से जो ओरिजिनेट होती है तो उसको ऑलरेडी पता है उस प्रोटोकॉल को कि उसने किस तरह से काम करना है। इसी तरह से अगर हम किसी सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि मैं आपके सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल करना चाह रहा हूँ किसी काम के लिए, तो मैं उसके लिए पोर्ट यूज़ कर सकता हूँ जो हमारी RDP की पोर्ट है। RDP होता है रिमोट डेस्कटॉप। तो अगर हम RDP की पोर्ट देखना चाहें तो हम यहाँ पे RDP पोर्ट लिखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि RDP काम कर रहा है 3389 के ऊपर। अब चलते हैं हम वापस TCP स्ट्रीम की तरफ, ये स्ट्रीम जो हमने कैप्चर की थी। अब हमें पता है कि HTTP TCP पे काम कर रहा होता है। मैं सारे फिल्टर्स हटा दूँगा और यहाँ पे TCP लिखूँगा और एंटर कर दूँगा। यहाँ पे हमारे पास TCP स्ट्रीम आ चुकी है। तो हम किसी भी TCP स्ट्रीम को यहाँ से मार्क करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फॉलो पे जाके TCP स्ट्रीम को फॉलो कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी स्ट्रीम्स हैं, तो जितनी देर हमारे पैकेट्स कैप्चर होते रहेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रीम जो है वो हमारे पास कैप्चर होंगी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 63 स्ट्रीम्स जो हैं वो कैप्चर हुई हैं। हम प्रीवियस स्ट्रीम पे आते हैं। अब हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि HTTP सिक्योर होता है या नहीं। हम इस तरह स्ट्रीम स्विच करते जाएंगे तो कुछ स्ट्रीम्स हमें ऐसी देखने को मिलेंगी जिनमें एनक्रिप्टेड कंटेंट होगा, जैसे ये हमारे पास नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ह्यूमनली रीडेबल है लेकिन अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो ये हमारा एनक्रिप्टेड कंटेंट होगा। ये एक तो एनक्रिप्टेड कंटेंट की सेंस में, और दूसरी कोई मीडिया जैसे कि कोई ऑडियो हो गई या कोई टेक्स्ट फाइल होगी, अगर वो स्ट्रीम में कैप्चर
अगर वो स्ट्रीम में कैप्चर होती है तो हमारे पास इस तरह से जो है वो रिज़ल्ट देखने को हमें मिलता है। सो मैं स्ट्रीम अप करता जाऊंगा। मैं ऐसे कंटेंट की तलाश में हूँ जो अनएनक्रिप्टेड हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस बात को जानता हूँ कि जो HTTP का जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल भी जो है वो एनक्रिप्टेड नहीं होता है। तो यहाँ पे यूज़र इन्फो आ रही है कुछ वेब सर्वर के लिहाज से, तो यहाँ पे डिटेल्स के लिए एक फॉर्म पोस्ट किया गया है। और यहाँ पे आप देखिए ये वेबसाइट थी हमारी जो इन ब्राउज़र एजेंट्स को यूज़ कर रही थी, ठीक है। और कुकीज़, बेसिकली कुकी वो कुकी होते हैं जहाँ पे हम हमारा डाटा जो है, हमारा जो सेशन है जो वो यहाँ पड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक यूज़र नेम देखने को मिलता है, यू नेम जो हमने एंटर किया था टेस्ट, और ये पासवर्ड मैंने एंटर किया था वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नीचे हमें कुछ सर्वर से रिलेटेड डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह से अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे नेटवर्क में मौजूद कौन कौन से आईपीज़ जो हैं वो अलाइव थे, ठीक है, तो और उनके मैक एड्रेसेस क्या थे, तो बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जिसे हम कहते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो जब भी हमारी कनेक्टिविटी बनती है, आर्क बेसिकली पूछता है कि आपका आईपी क्या है और आपका उसके अगेंस्ट किस मैक एड्रेस के अगेंस्ट आपको ये आईपी एलोकेट हुआ है। तो यहाँ पे हमें वो सारे आईपीज़ लिस्ट आउट हो जाएंगे। अगर आपके बहन भाई या दूसरे लोग आपके नेटवर्क में मौजूद हैं और वो वो उस नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, जैसे मेरे पास अभी एक एक्सेस पॉइंट है, और जब भी वो कोई वेब ब्राउजिंग करेंगे, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल अमल में आएगा, ठीक है, वो यूज़ होगा, तो वो वहाँ पे उनके साथ साथ मैक एड्रेसेस भी लिस्ट आउट हो जाएंगे। यहाँ पे जितने मैक एड्रेस होंगे उनको आप रिजोल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा मैक कौन सा जो है वो आईपी उसको यूज़ कर रहा है। यहाँ पे उसका आईपी आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा कुछ राउटर इंफॉर्मेशन ARP में हो सकती है कि आपका कौन सी कंपनी का राउटर है या आपके राउटर का मैक एड्रेस क्या है। तो राइट नाउ अगर मैं अपने आईपी की तरफ जाऊं, ठीक है, तो आईपी को एक तो हम इस लिहाज से देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आईपी आ रहा होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा मैक एड्रेस है और ये सारी ट्रैफिक मेरे आईपी से रिलेटेड है। तो अगर हम देखें तो मेरे मैक एड्रेस के एंड पे जो डिटेल आ रही होंगी वही डिटेल हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। CCN4D and here we have CCN4D same। सो जितने हमारे यूज़र्स होंगे वो यहाँ पे हमारे पास लिस्टेड हो जाएंगे, हम उनको यहाँ पे इजीली व्यू कर सकते हैं। फिर ये सेक्शन आ जाता है। इस सेक्शन में अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलती हैं, इसको हम कहते हैं हेडर। अब आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि व्हाट डिटेल्स वी कैन माइन फ्रॉम अ पैकेट हेडर। हम एक पैकेट हेडर से कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो वायरशार्क में अगर हम अपनी कोई भी स्ट्रीम जो हमने कैप्चर की है उसको नेक्स्ट टाइम वर्किंग के लिए सेव करना चाहें तो हम उसको यहाँ से सेव करेंगे, और यहाँ से सेव करने के बाद हम एक्सटेंशन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ पास वायरशार्क TCP डंप लिखा आ रहा है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम फाइल का नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक माई फाइल समथिंग कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो एक्सटेंशन हमारी हमेशा रहेगी वायरशार्क TCP डंप, ये वाली, ठीक है, PCAP एक्सटेंशन रहेगी, क्योंकि PCAP दूसरे बहुत सारे नेटवर्क एनालाइजर्स में इसको ओपन किया जा सकता है, इसको एनालाइज किया जा सकता है, इसलिए हम अपनी एक्सटेंशन हमेशा wireshark/TCP डंप ये वाली PCAP एक्सटेंशन रखेंगे, ठीक है, और देन हम सेव कर देंगे, ठीक है। ये एक्सटेंशन आपको सेकंड नंबर पे यहाँ पे मिलेगी। सेव कर देंगे। अब ये फ़ाइल हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, माई फाइल के नेम से। नेक्स्ट जब भी हमें एनालाइजेशन की ज़रूरत होगी हम जस्ट डबल क्लिक से इसको ओपन कर सकते हैं वायरशार्क में, या हम किसी दूसरे नेटवर्क एनालाइज़र में ओपन करना चाह रहे हैं, सिंपली फाइल पे जाके ओपन पे जाके हम इसे ओपन कर सकते हैं। सो देखिएगा कि हम क्या क्या डिटेल्स जो हैं वो एक पैकेट हेडर से माइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट सेशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।